हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज जो हम तैयारी कर रहे हैं वो आपको पता ही है केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। और केवीएस में भी हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएसटी। और एसएसटी में हम क्या देख रहे हैं? सारी क्लास की यानी कि 6th 7th 8th 9th 10th जो आपके सिलेबस में दी गई हैं सारी एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी की, पोल साइंस की यानी कि पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं हम। आज है हमारी हिस्ट्री की यानी कि हिस्ट्री में भी मुश्किल से आपके कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं, यानी कि आपके कवर हो जाएंगे 10 दिन में। तो हिस्ट्री की भी कवर हो जाएगी। अब आपको लगातार 2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे कि जिससे आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए हम चलते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है यानी कि आज जो हमें पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? हमें हिस्ट्री का पढ़ना है। यानी कि आज से हमारी हिस्ट्री की क्लास शुरू होंगी, यानी कि हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। और हिस्ट्री में भी हमारा एनसीईआरटी जब शुरू होगी तो आपको हिस्ट्री में ही बच्चे परेशान होते हैं, और हिस्ट्री को ही थोड़ा हम इस तरह से लेके चलेंगे हंसी मजाक के तौर पर, और समझ में आए बच्चों को वो चीज़ हमें देखनी है, क्योंकि हमें करना है केवीएस क्लियर। और केवीएस में भी जब इंटरव्यू की बात आएगी तब भी आपको समझा हुआ होना चाहिए चैप्टर। अगर आपसे इंटरव्यूअर ने ये कह दिया कि हमें हिस्ट्री का 6th क्लास का या 7th क्लास का ये वाला चैप्टर पढ़ा के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है उसमें और किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, पहला चैप्टर क्या है हमारा? केवीएस लेसन नंबर 1। और कौन सा है? हिस्ट्री का, यानी कि क्लास 6th का लेसन नंबर 1 हिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर बताता है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये बताता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या, ये क्यों रखा गया? आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। भाई ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में नाम तो चलो सीधे सीधे हैं, पर हिस्ट्री में ऐसे नाम क्यों हैं? ऐसे नाम रखने के पीछे रीज़न है। भाई क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे जाए आपका नाम, मान लीजिए किसी का नाम राम है, ठीक है, राम ही मान लीजिए थे, तो आपके माता पिता ने राम ही क्यों रखा? ठीक है। फिर आता है कब, कब रखा, कहाँ रखा, कैसे रखा। घर के बारे में भी यही बात आ जाए कि आपका घर मान लीजिए दिल्ली में है, तो यही क्वेश्चन इसमें, कब लिया, क्यों लिया, कहाँ से लिया, कैसे लिया, किस लिए लिया। ये सब प्रश्न इतिहास में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये हर, आपने हिस्ट्री में इम्प्लीकेशन ये करना शुरू कर दी कि आप कोई भी चैप्टर लीजिए, हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर में क्यों, कब, कहाँ और कैसे को इन्वॉल्व कर दीजिए, आपका हिस्ट्री का आधे से ज़्यादा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। यानी कि अकबर का चैप्टर, यानी कि मुग़ल साम्राज्य का चैप्टर लीजिए, तो क्यों आए, कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, किस लिए आए, ये सब चीज़ें जब ये क्वेश्चन को, मतलब हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनको 4 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। आपकी हिस्ट्री इस तरह की हो जाएगी कि आप से कोई भी कहीं से भी सवाल पूछ ले, आप उसका आंख बंद करके आंसर दे देंगे। इसलिए ये चैप्टर को पहले रखा गया है, यानी कि इसकी शुरुआत होती है हिस्ट्री की यहीं से, और यहीं से आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर को चलते हैं लेकर। हमें चैप्टर जो पढ़ना है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, सबसे पहला आता है कैसे पता लगाएं। क्या ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इस चैप्टर में, कैसे पता लगाएं अपने बारे में। तो कैसे पता लगाएं भाई,
जो जानकारी है वो कैसे पता लगाई जाती है? आजकल के जो स्रोत हैं उनके बारे में बताया गया है। आपने स्रोतों के बारे में पूछा है, इस चैप्टर में बताया गया है कि स्रोतों के बारे में। पहला प्रश्न आता है इसमें कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? और इससे पहले जो चैप्टर की शुरुआत हुई उसमें ये आया है कैसे पता लगाएं, यानी कि 2 प्रश्न आपके सामने आए हैं। हिस्ट्री को थोड़ा सा आसान शब्दों में समझेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। भाई ये बताइए आपने कैसे पता लगाए? ये बताइए, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ पर, कैसे पता लगाएं कि आपके दादाजी के दादाजी का नाम क्या था? कैसे पता लगाओगे भाई? उनसे पूछोगे, या तो पूछोगे किसी से, या फिर उनके फ़ोटोज़ होंगे, या फिर उनके कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, या आप उनके से रिलेटेड जो आदमी होंगे उनसे पूछोगे। यानी कि इन सब चीज़ों से अगर आपसे कह दें कि मान लीजिए 2000 में J&K का प्राइम मिनिस्टर बोलो सीएम कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाए, या गवर्नर कौन था, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे भाई? रेडियो से इस तो पता लगाओगे नहीं, अखबारों की कटिंग से, इंटरनेट से, आजकल का जो साधन है इंटरनेट से पता लगाओगे। तो कैसे पता लगाओगे? इंटरनेट से पता लगाओगे, न्यूज़पेपर सुनो उससे पता लगाओगे, लोगों से पूछोगे। तो ये सारे सामान जो हैं क्या हैं, कैसे पता लगाएं, यानी कि ये एक तरह से स्रोतों के तौर पर काम आ रहे हैं। यानी कि पहला जो टॉपिक है आपका कैसे पता लगाएं, ये चीज़ वही बता रहा है कि आपको कैसे पता लगाना है। जैसे हम देखते हैं कि कल की बातें हम कैसे पता लगाते हैं, अगर कल कुछ हुआ ही घटना तो वो रेडियो में सुनते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, अखबारों में जानते हैं, पिछले सालों के जो खबरें हैं वो इंटरनेट पर छानेंगे, या फिर किसी जगह पर स्रोतों से छानेंगे, या लोगों से बात करेंगे, इन सब चीज़ों के द्वारा पता लगाएंगे। फिर आता है अतीत के बारे में हम क्या यहाँ जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं भाई? अतीत के बारे में आपको क्या पता लगा सकता है? इसे मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा, चलिए पेन भी चेंज करते हैं क्योंकि पेन का भी कोई सा लाइट कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए, तो अब आता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। भाई अतीत में लोग आज से, मैं मान लीजिए आज से आप 1857 की बात लेके चलते हैं। 1857 की बात है। 1857 में 1857 के जो लोग थे उसमें क्या जानोगे आप? वो किस तरह से कपड़े पहनते थे? यानी कि सबसे पहला आएगा कपड़े, ठीक है, कपड़े पहनावा। दूसरा खाना, खाना यानी फूड आएगा, ठीक है। फिर आएगा क्या? कपड़े हो गया। क्षेत्र, किस तरह के क्षेत्रों में रहते थे। होम, घर कैसे थे उनके। फिर क्या आएगा? पशुपालन, पशुपालन कैसा था। व्यापार, यानी कि एक तरह से कृषि था, किस तरह का था, कृषि किस तरह की थी, कृषकों का किस तरह का था। शिकारी थे, शिकारी कैसे थे। व्यापारी, यानी व्यापारी यो। फिर क्या आएगा? वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कौन, किस तरह के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों के बारे में, को कलाकारों के बारे में, संगीतों के बारे में, इनकी कहानियों के बारे में। बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे। बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे, ये आ जाएगा। यानी कि हमें अतीत के बारे में क्या क्या जानने की, यानी जान सकते हैं, सब चीज़ जान सकते हैं। कपड़े किस तरह के पहनते थे, खाना क्या खाते थे, किस तरह के क्षेत्र में रहते थे, घर में किस तरह के रहते, पशु के बारे में कैसे थी, कृषि किस तरह की थी, यानी कृषक कैसे थे,
व्यापारी थे, वैज्ञानिक थे, बच्चे कैसे खेलते थे, ये सब जानने के लिए हमें क्या होता है मुहैया, इतिहास से हमें पता चलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि हमारे 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। फिर आता है लोग कहाँ रहते थे। छोटा छोटा समझिए तभी आप इसको समझ पाएंगे। लोग कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपके सीटेट में मिलते हैं और आपके केवीएस में भी मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहला आएगा, नर्मदा के तट पर रहते थे लोग, यानी कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, सबसे पहला आता है क्वेश्चन, लोग कहाँ रहते थे। तो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर रहते थे लोग। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो और इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि केवीएस में भी पूछा जाने की संभावना है। तो लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले लोग रहते थे नर्मदा के तट पर। कई लाखों वर्ष पहले जो लोग रहते थे नर्मदा के तट पर रहते थे। और आरंभिक लोग भी क्या होते थे, जो आरंभिक लोग उनमें से कुछ क्या थे, संग्राहक थे, यानी कि आरंभिक लोग में से कुछ कुशल वर्ड जोड़ा गया है, कुशल संग्राहक थे। याद रखना, संग्राहक थे। फिर उसके बाद क्या आया, फिर वो क्या करने लगे, जंगलों से परिचित हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई। वह अपने भोजन के लिए जो जड़े फूल जंगल में अन्य उत्पादनों को भोजन करने लगे। तो यानी कि फिर क्या बन गए वो, संग्राहक, यानी कि संग्रह किया। उन्होंने क्या किया, संग्रह किया, तो संग्राहक बन गए। फिर वे जानवरों को आखेट करने लगे, यानी कि शिकारी बनने लगे। आखेट वर्ड आपसे पूछा जाता है कि आखेट का मतलब क्या होता है। आखेट मतलब शिकारी, आखेट शिकार, शिकारी या शिकार करने वाला। याद रखना, ये पूछा जाता है। तीनों वर्ड आप, यानी तीनों चीज़ें पूछी जाती। सबसे पहला, नर्मदा के तट पर रहते थे। आरंभिक लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे, संग्रह करके रहते, संग्रह करके रहते थे। आखेटक यानी शिकार करते रहते थे। तो ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है, चारों चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आता है क्या, फिर आता है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर पहाड़ी का पत, ये एक तरह से ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया, वही मैं इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। सुलेमान और किरथर पहाड़ी यो के क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहली बार क्या उगाया था भाई, गेहूं और गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आरंभ किया, यानी कि
जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र हैं उसमें लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों का उपजाने का आरंभ किया था। और फिर उन्होंने भेड़ बकरी गाय भैंस बैल पशु पालन का भी शुरुआत यानी कि पशुपालन का शुरुआत किया था, यानी कि इस टाइम से शुरुआत किया था। तो ये भी आप लिख लीजिए, यानी कि इन्हीं इन लोगों ने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया या बनाना शुरू किया। यानी कि आपसे पूछा जाए किसने सबसे पहले पालतू बनाना शुरू किया, तो क्या था, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोगों ने, यानी कि 8,000 वर्ष पहले इन्होंने। फिर आता है क्वेश्चन क्या, यानी कि उत्तर पूर्व के गोरा तथा मध्य भारत के विंध्य पर्वत के लोगों ने क्या किया, अन्य क्षेत्र में कृषि का विकास किया। ये सबसे पहले चावल का उपजाऊ करते थे और वह स्थान कौन सा था, विंध्य पर्वत, और ये कहाँ पर है, नर्मदा के तट पर, यानी कि नर्मदा के पास है। और ये एक तरह से आपका जो बीच का यानी कि एमपी का क्षेत्र है वहाँ पर माना जाएगा। यानी कि नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है उत्तर पूर्व में गोरो तथा मध्य भारत कहाँ है, बीच का भारत, यानी कि जहाँ पे एमपी का क्षेत्र है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो आपसे ये पूछा जाता है उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी कि विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी कि जब आप मैप देखेंगे, यानी कि ये है हमारा ये मैप है भाई, इस तरह से ही बनता है मैप। मैं परफेक्ट तो हूँ नहीं, पर हाँ आपको मैप बना के दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ वाले क्षेत्र में जब नर्मदा के, यानी कि ये नर्मदा से निकलती है और यहाँ पर ये आपका बताया गया है। चलिए आगे आता है सिंधु का, सिंधु और उसके सहायक नदी के बारे में बताया। भाई सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए सहायक नदी कौन सी होती है। यानी कि सहायक नदी होती है जिसमें सारी नदी मिलकर एक साथ मिलकर जुड़ती हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी में पूछा भी जा सकता है। पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट सिंधु वाला। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा सहायक नदियों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया। सिंधु सहायक नदी कौन सी होती है, जो एक साथ, यानी कि एक साथ रहती। तो सहायक नदी का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, सहायक नदी का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए सहायक नदी का मतलब ये होता है जैसे कि आप, ये नदियां हैं, ये नदियां जा रही हैं, ठीक है, और ये नदी जाकर इस तरह से मिलकर 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 ये पांचों नदी मिलकर यहाँ पर एक
नदी बन रही है। तो ये जो नदी होंगी ये चारों, ये सहायक नदी मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करेंगी, यानी कि एक बड़ी नदी में मिल जाएंगी, तो उसे कहते हैं सहायक नदी। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सहायक नदी देखिए यहाँ पे नदी या उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, यानी कि क्या होती है, मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो सिंधु और उसके सहायक नदी के तट पर, यानी कि 4,000 इतना वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुआ, नगरों का फलने फूलने का क्या हुआ, आरंभ हुआ। याद रखना, आरंभिक है, यानी कि आरंभिक है या आरंभ हुआ। ये मान लीजिए, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कब हुआ, देखिए पीछे चलते हैं। अगर पीछे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और इसमें इतने पूर्व में जौ और इसका उपजा हुआ, और यहाँ पर भेड़ बकरी पालने लगे। फिर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कह रहा है 47, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व, 4,700 वर्ष पहले नदियों के किनारे, और कौन सी नदी, सिंधु और सहायक नदी, सिंधु और सरस्वती की सहायक नदी के किनारे ये फूलने शुरू हुए। फिर आता है गंगा और उसकी सहायक नदी, यानी कि पहले क्या, सिंधु, फिर आता है गंगा या उसकी सहायक नदी के किनारे या समुद्री तट के इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष हुआ, यानी कि फिर आता है कॉन्सेप्ट, चलिए फिर क्या आता है, 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। भाई पहले कब हुआ, 4,700 वर्ष, फिर आया 2500 वर्ष। तो यानी कि इसके बाद कहाँ हुआ, पहले सिंधु के पास हुआ, फिर गंगा के पास हुआ। याद रखना, पहले सिंधु के पास हुआ और फिर गंगा के पास हुआ। और गंगा कहाँ है, कोई मुझे बता पाएगा गंगा कहाँ है? गंगा अगर आप लेके चलें तो किस तरफ है, जल्दी बताइए। बंगाल और बिहार की तरफ गंगा का उद्गम स्थान, यानी कि उस तरफ से लेकर, हिमालय से लेकर गंगा कहाँ तक जाती है, बंगाल, ब्रह्मपुत्र इस तरफ को लेके जुड़कर नीचे गिरती है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। तो क्या है, ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु नदी वाला, सिंधु और सहायक नदी के किनारे तट पर 4,700 वर्ष पूर्व क्या हुआ, नगरों का आरंभ हुआ। फिर उसके बाद कब हुआ, गंगा और उसकी सहायक नदी के पास हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि गंगा और उसकी सहायक नदी के, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों के प्राचीन काल में मगध, यानी वर्तमान क्या है, बिहार नाम से जाना जाता है, उसका शक्तिशाली शासक था। यानी कि इस के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध, यानी वर्तमान बिहार
था। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया भाई। जो जो क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, फिर आता है देश का नाम। भाई देश का नाम क्यों इंपॉर्टेंट? अपने देश का नाम क्या है, कोई मुझे बताए। क्या है? भारत है। और क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये सारे नाम क्यों रखे गए, किस लिए रखे गए? भारत का नाम किस लिए रखा गया? जो भरत जो थे उनके नाम पर रखा गया। इंडिया किस लिए रखा गया? अंग्रेजों की देन है। फिर आता है क्या, जल्दी बताइए? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किस लिए रखा गया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे अभी, जब आप इसे नाम के यानी कि देश के नाम की जब कहानी या एक तरह से समझेंगे। भाई आपका नाम, आपके देश का नाम क्या है? इंडिया या भारत कह लीजिए, किसी भी उसमें कह लीजिए। इंडिया क्यों आया? इंडस से आया, यानी कि इंडस को हिंदी में क्या कहते हैं? इंडस को सिंधु कहते हैं, यानी संस्कृत का शब्द है क्या है? सिंधु। और सिंधु का मतलब क्या है? यानी कि सिंधु अपने एटलस में, आप जब ईरान और यूनान को देखेंगे तो 2500 वर्ष पूर्व हमने क्या पढ़ा अभी? गंगा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। यानी उत्तर पश्चिम में ईरान और जब यूनानी सिंधु नदी को पार कर हिंदुस्तान या इधर आते थे तो उस नदी पार करनी पड़ती थी, तो इंदस कहते थे, इंदुस कहते थे, इंदुस इंदुस करते रहते थे। तो इंदुस इंदुस कॉन्सेप्ट में क्या आया? इस नदी को पूर्व में स्थित क्या है? इंडिया है। यानी उनका कहना था इंडिया है, तो उस नाम से लेकर भारत के नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। यानी कि देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिस से संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1 नंबर में ये भी आपका क्वेश्चन है। जो जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही करा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर है बहुत बड़ा हिस्ट्री का। देखिए अभी भी 27 मिनट के आसपास की वीडियो बन चुकी है। अगर इसे पूरा लेके चलेंगे हिस्ट्री के चैप्टर को तो 1 से 1.5 घंटा खींच जाएगा, और मुझे वो 1 से 1.5 घंटा खींचना नहीं है, क्योंकि समरी के तौर पर हमें चैप्टर पढ़ना है। फिर जो आता है कॉन्सेप्ट, इसमें आता है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऋग्वेद वाला, यानी कि 3500 वर्ष पुरानी लगभग क्या है? संस्कृत की आरंभिक कृति जिसे मानते हैं क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद भी मिले हैं, ऋग्वेद भी मिलते हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में से एक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेद हैं हमारे। चलिए पहले आपको वेद के बारे में ही बता देता हूँ कि वेद कौन कौन से हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसलिए संभावना है, तो इसलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए सबसे पहला आपको पता ही चल गया कौन सा वेद है हमारा। भाई कौन सा वेद है? अभी तो आपको पता है ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद। फिर क्या आता है? यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद। फिर क्या आता है? सामवेद। फिर क्या आता है? अथर्ववेद। ठीक है, तो ये सब यानी कि 4 वेद हैं। चारों वेदों में अगर आपसे ये पूछा जाए, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि संगीत का कौन सा है और जादू टोने का कौन सा है, इन सब से डिफाइन किया जाता है वेदों को। तो
सबसे पहला है नॉर्मल, इसमें 10 अध्याय हैं यानी कि 10 लेसन्स हैं, ठीक है, 10 लेसन्स हैं। ये आता है आपके किससे, यानी कि दूसरा वेद जो है हमारा किससे आता है, यज्ञ विधियों यानी कि यज्ञ से। तीसरा आता है संगीत से, संगीत। और चौथा आता है जादू टोने से, यानी कि जादू टोने के जितने भी क्रिया हैं, मंत्र हैं, इससे जड़ी बूटी इस तरह की चीज़ें, इस तरह से सब आता है लास्ट वाले में, यानी कि चमत्कार की जो इतनी बातें हैं वो सारी इसमें, चमत्कारिक बातें इसमें दी गई है। तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका डिफाइन समझ लेना। तो चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर, यानी कि वेद के बारे में आपको समझ में आ गया। तो वेद के बारे में जब समझ में आ गया तो चलिए अब आता है चैप्टर में पांडुलिपि के बारे में। देखिए पांडु या ताड़पत्रों के बारे में पहले पढ़ लीजिए हम। ताड़पत्रों, ठीक है, ताड़पत्रों और पांडु लिपि, ठीक है। पांडुलिपि क्या होती थी, आपने हजारों वर्ष पहले, किताबें तो थी नहीं, तो ताड़ के पत्तों को काट कर अलग अलग हिस्से में एक साथ बांध कर और भूज के पत्ते को छीलने से, यानी कि छाल से बने होते थे ताड़पत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि ताड़पत्र यानी कि पांडुलिपि क्या, ताड़पत्र किससे बने होते थे, पांडुलिपि सबसे पहले लिखते, पांडु लिपि भुज पेड़ की छाल से सॉरी बनी होती थी। याद रखना, इससे बनी होती थी भुज के पेड़ से, यानी जो इसे क्या कहते हैं, और पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैनु का अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ, और यानी कि लिपि, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, हाथ से लिखी हुई लिपि को कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मैन्युस्क्रिप्ट, वैसे इंग्लिश में लिखा मिलेगा आपको मैन्यू, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। तो मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ पूछा जा सकता है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, मैनु मतलब हाथ से लिखा, यानी कि हाथ है जिसका निकला हुआ अर्थ है, हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो फिर अब आती है, यानी कि आपने पांडुलिपि पढ़ लिया। पांडुलिपि एक तरह से पुरानी किताब होती थी जो भोजपत्र पर और किस पे, जो पन्ने होते थे पांडुलिपि वाले, उन पर लिखे हुए मिलते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक को देखना है तो चलिए टेक्स्ट बुक को भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपकी पांडुलिपि, यानी कि आपकी क्या है, एक तरह से पांडुलिपि या ताड़पत्रों पे लिखी। देखिए इसमें यहाँ पर छेद होता था, देखिए ये छेद है, ठीक है। इस तरह से आपके जो छोटे छोटे भोज, जैसे भोज के क्या है, बुर्ज के पेड़ की जो छाल होती है उस तरह से इकट्ठे करके एक तरह से इतनी यहाँ पर छेद करके बांध दिया जाता था, और इस पर ये लिखा जाता था, यानी कि इस तरह से लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था। अगर इसकी आज, जैसे आज तो हम फोटो शेट करके कितनी कॉपी निकाल लेते, पर उस टाइम पे फोटो कॉपी नहीं थी। उस टाइम पे इस तरह से अगर किसी को लिखना होता था तो इसी तरह से करते थे, यानी कि एक कॉपी के, किसी को 1000 कॉपी बनवानी है तो 1000 को बार लिखा जाता था, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम अपने चैप्टर पर चलते। तो यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते थे, भोज नामक पेड़ की छाल पर विशिष्ट, यानी कि भोजपत्र पर लिखा मिलता था, यानी कि भोजपत्र, आप याद रखना भोज पत्र भी कहते थे, भोजपत्र, ठीक है। अब आता है अभिलेख। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के क्या होते थे, अभिलेख आपको पता ही है, ऐसे लेख पत्थर या धातु पर उत्कृष्ट होते थे। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में आपने पहाड़ी, आप कहीं गए हो तो आपने वहाँ पर पहाड़ियों पर, पत्थरों पर
कुछ लिखा हुआ देखा होगा। आप दिल्ली गए हैं, दिल्ली तो सब गए हैं भाई, दिल्ली सब घूमे हैं, तो दिल्ली में जो लोह स्तंभ है उस पर आपने उकेरे हुए देखे हैं कुछ चीज़ें। तो उकेरी हुई चीज़ें जो होती थी उन पे लिखा हुआ होता था। तो वो क्यों लिखा होता था? तो इसलिए लिखा हुआ होता था जिससे आने वाले, जैसे हम लोग हैं आज, उनके बारे में पता लगाने के लिए इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? हमें इन सब चीज़ों से ही तो मिलती है। तो ये है अभिलेख। अभिलेख में क्या आ जाता है? इन्हें क्या होते थे? पत्थर पर लिखे ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु की कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो क्या होते थे? वो अभिलेख कहलाते थे। और अभिलेख क्या होते थे? अन्य प्रकार के होते हैं, यानी कि राजा, अब कोई राजा है वो लिखवाएगा, यानी राजा, राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा फिर? तथा रानियों के द्वारा। यही तो अपनी बढ़ा चढ़ा के बातें लिखवाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती, स्त्री पुरुष जो व्यापारी थी वो भी लिखवाएंगे। तो यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको अभिलेख में मिली है। चलिए अभिलेख का भी आपको चित्र दिखाते हैं जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँ। टेक्स्ट बुक का ही फोटो उठाऊंगा मैं आपके लिए, आपको समझ में आना चाहिए बस, क्योंकि आप समझोगे तभी आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए चलिए मैं फ़ोटो शेयर कर लेता हूँ। ये है आपका, ये है अभिलेख। यानी कि देखिए इस पे जो लिखा हुआ है ये आपकी टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ फ़ोटो है, अभी टेक्स्ट बुक से ही आपकी कॉपी करवाया है। तो ये है आपका अभिलेख। देखिए ये एक स्लेट टाइप की चीज़ है, यानी कि स्लेट टाइप की चीज़ है, और इस पर क्या लिखा गया है? ये आपके अभिलेख है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? भैया आप तो ये समझोगे ये के है, ये ए है, ये एम है, ये एच है, ये टी है, ये टी ए, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए। पर ये ट्रायंगल नहीं है, उस टाइम की भाषा है जो उस टाइम पे भाषा होती होगी। भाई जो भी भाषा होगी उस तरह की भाषा के बारे में बताया गया। चलिए यानी कि आपने ये समझ लिया। अब आता है क्या कि जो थे पुरातन लोग थे वो कैसे अतीत के बारे में किस तरह जानते हैं? अब हम अतीत के बारे में यहाँ तक आपने समझ लिया अभिलेखों में। अभिलेखों में आगे आता है नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अतीत में बनी प्रयोग करने वाली चीज़ें। यानी कि अब और किससे जानेंगे हम इतिहास के बारे में? भाई अभिलेख से जान लिया, अब आएंगे अतीत की वस्तुएं। अतीत की वस्तुएं, तो अतीत की वस्तुएं कौन कौन सी होंगी? भाई सबसे पहला आएगा औजार। भाई कहीं भी चल जाओ औजार तो, चाहे आप आदि मानव के युग में चल जाए औजार तो हुए होंगे। हथियार, लोग बागों को मार के उन्होंने, यानी कि उन्होंने मार के खाया होगा पशुओं को। फिर बात आता है बर्तन। बर्तनों से पता चलता है कि बर्तन किस तरह के हैं। आभूषण, आभूषणों से पता चलता है उनके लोगों के व्यवहार का, उनके किस तरह के लोग रहे होंगे। यानी कि इन सब से देखिए आभूषण से क्या होता है, अगर आभूषण में सोने के आभूषण है, चांदी के आभूषण है, इससे उसके आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये ध्यान रखना हिस्ट्री वालों को खासकर, ये तो पता ही होगा छोटी मोटी चीज़ें कि जो आभूषण होते हैं, आभूषण से क्या पता लगाता है इतिहासकार? आभूषण से ये पता लगाता है कि वो किस तरह का उसका स्तर रहा है, किस तरह का राजा रहा है, किस तरह की उसकी प्रजा रही है, किस तरह का धनी रहा है, किस तरह की ये सब चीज़ें हैं। और बर्तन से भी यही सब चीज़ें पता चलती हैं। फिर आता है सिक्के, यानी कि नेक्स्ट आता है सिक्के। सिक्के किस तरह के हैं? सिक्कों से भी उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा। आभूषण, सिक्के दोनों चीज़ इसलिए यूज़ होती हैं कि जिससे हम उसका पता लगा सकें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका टॉपिक यह है अतीत, या एक अन्य उसके अतीत शब्द के बारे में आता है। अतीत शब्द क्यों लिया गया है, इस चैप्टर का नाम क्यों लिया गया? अतीत से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं।
आज मान लीजिए आपके, यानी कि आप हो सन, आपके फादर हैं, फिर उनके फादर हैं, उनके फादर हैं, तो क्या आप यहाँ पर है और यहाँ पर इनकी जानकारी निकाल पाओगे? किससे निकाल पाओगे? इनसे पूछोगे, इनको किसने बताया, इन्होंने बताया, इनको किसने बताया। यानी कि इस तरह से जब चली जाएगी तो अतीत के बारे में पता लगे, और उसमें भी कैसे पता लगेगा कि ये लोग ऐसे रहते थे, पहले के लोग इस तरह रहते थे। और जब औजार से, उनके घर से, उनकी बातों से, उनके रहन सहन से आप, आपके पापा को इनके पापा ने बताया, इनके पापा को इनके पापा ने बताया, तो ये सब चीज़ें हमारे इतिहास के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर शीर्षक के बारे में पूछा जाए तो अतीत के बारे में जो शीर्षक है वो इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम एक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए, यानी कि आपको हर जगह मिलेगा, इतिहास कार। इतिहासकार कौन होते थे भाई? आपको ये पता होना चाहिए, जो इतिहासकार आपके पांडुलिपि, यानी कि बुक की, पांडुलिपि आपकी बुक की तो है, वही पुरानी बुक है एक तरह की, पांडुलिपि की, अभिलेखों की, अभिलेखों तथा जितनी पुरानी चीज़ें, यानी पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास इतिहासकार के द्वारा अतीत, अतीत की तो जानकारी, अतीत की कारी का चलाया जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं? एक तरह से जासूस के रूप में, यानी कि पुरातत्वविद को उन्हें जासूस की तरह भी, यानी कि इतिहास का क्या है ये, इतिहास के जासूस। भाई इतिहास के जासूस क्यों हैं? आपसे भाई आप ये जासूस क्यों हैं? क्योंकि सारी इतिहास की जानकारी इकट्ठे करते हैं, छुप छुप के एक तरह से सारे देश को खोद खोद के सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, तो तभी तो इतिहास के। भाई हारिए मत, ये मत बोर मत होइए। इतिहास बोर होने का सब्जेक्ट है, पर अगर आज आप बोर हो गए तो ये समझ लीजिए कि आपका जॉब भी बोर हो गई। यानी कि कर मेहनत तो होगा भला, यानी कि कर मेहनत तो होगा भला, और मेहनत करेगा वही जिसको चाहिए जॉब। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका तिथि यो का मतलब। लास्ट कॉन्सेप्ट है, डरिए मत भाई। थोड़ा सा इतिहास में, भाई इतिहास पढ़ रहे हो, ये थोड़ी बच्चों का खेल पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी यार। अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए थोड़ा तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे बीच में। अब आता है इतिहास की। इतिहास की बात में आपको सीधे सीधे चले, मैं जल्दी खींच देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको इतना तो पता ही होगा, इतने तो थोड़े बहुत तो पढ़े ही होंगे। बीसी और आपका क्या आता है, एडी। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, बीसी का मतलब ये होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ईसा पूर्व, और इसे क्या कहते हैं, ईसवी। यानी कि जहाँ ई दिखे वो आज का ज़माना, सीधी सीधी बात। और जहाँ दो शब्द दिखे, ईसा पूर्व, यानी कि पुराना ज़माना। ठीक है, ए ओ सी लिख दिया मैंने, ए डी, यानी कि आओ डार्लिंग। और ये क्या है, बी सी का मतलब क्या है, बिफोर
छोड़ो, यानी कि कुछ भी मान लीजिए हमें तो पढ़ना है। तो BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उनके क्राइस्ट से पहले की बात बताई गई है। और यानी कि और AD का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि ये है आपको डायग्राम, यानी कि ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, और इधर से 100, 200, 300, 400 और आज का 2023। ठीक है, तो ये है आपका AD, इधर की तरफ चलेगा। और जब पीछे चलते हैं वो होते हैं BC, यानी कि जो उल्टे चलते हैं वो BC है, और आगे जो चलते हैं यानी सीधे जो चलते हैं वो AD है। अब आपसे AD और BC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले BC की फुल फॉर्म लिख लेते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर, परेशान मत होइए, लास्ट टॉपिक है आपका क्राइस्ट, और परेशान होंगे तो भाई जॉब भी तो आपको मिलनी है। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट है इसकी फुल फॉर्म। और AD की फुल फॉर्म बताइए जल्दी, AD की फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी बताइए, AD की फुल फॉर्म क्या होगी? अगर आपको AD की फुल फॉर्म नहीं, एनो डोमिनी, यानी कि एनो डोमिनी, ये है AD की फुल फॉर्म। और एक नाम से और जाना जाता है क्या? BC और BCE, AD और CE, यानी कि BCE, BCE। तो BCE को और क्या नाम से जाना जाता है? बिफोर कॉमन एरा, यानी कि BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये मिले तो ये भी है आपका आंसर है। तो यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, और जिसे हम कहते हैं BCE। और दूसरा क्या है? CE। CE का मतलब क्या है? कॉमन एरा। CE, कॉमन एरा। अब आपको मैंने सारे लिखवा दिए हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, कभी कभी AD की जगह EC में मिलता है तथा BC मिलता है, कई जगह BCE का प्रयोग होता है, कहीं EC के शब्दों का प्रयोग में कॉमन एरा प्रयोग होता है। तो ये सारे अक्षर आपको समझ में आ गए होंगे। BC, बिफोर, वैसे आपको यही मिलेगा जो BC और AD। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपको दे दिया जाएगा 2023 को हम कैसे लिखेंगे? तो 2023 को आपको लिखना है 2023 AD, तो यानी ऐसे लिखेंगे 2023 AD। यानी कि आपसे पूछा जाए तो याद रखना कि 2023 को हम किस तरह लिखेंगे। तो यानी कि बिफोर क्राइसिस क्या? भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ से इधर की तरफ हुआ ईसा मसीह का जन्म, तो यहाँ पर ईसा मसीह के 0 के बाद का जो जन्म होता है, ईसा मसीह के जन्म के आफ्टर जब जन्म हो गया, और पहले उससे पहले उल्टे लोग चलते थे, यानी उल्टे पैर से चलते थे। तो जो पुराने जो लोग थे उल्टे चलते थे, तो इसलिए इधर का समान। और जो इनका मानना है जब सीधे चलने लगे तो वो कब हुआ? AD हो गए। और जो पुराने लोग थे वो BC, उल्टे चलते थे। पर ऐसा कुछ नहीं है, पुराने लोग इनसे ज़्यादा होशियार थे। ठीक है, पुराने लोगों ने ही हमें किसकी ये 0 नहीं है, ये है पहिए का आविष्कार, यानी कि पहिया, 0, आग का आविष्कार, ये हमें सब पुराने लोगों ने दिया है। यही अगर पुराने लोग ना होते, यानी कि BC वाले लोग ना होते, तो आज AD वाले लोग क्या करते? मच्छर मारते। ठीक है, तो इसलिए पुराने लोगों को मजाक ना उड़ाएं, और पुराने लोग इनसे बेहतर थे। तो ठीक है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका समझ में आ गया, यानी कि आपको
स्रोतों के आधार के बारे में पता चल गया, इनकी चीज़ों के बारे में पता चल गया, ये सब चीज़ें आपको पता चल गए। यानी कि पांडुलिपि पता चल गया, इतिहासकार पता चल गया, स्रोत पता चल गए, और ये क्या पता चल गया, कृषि का आरंभ कब हुआ, सिंधु घाटी की प्रथम सभ्यता, गंगा के मैदान, वर्तमान में कौन सा वर्ष चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। यानी कि एक बार अगर मोटे मोटे तौर पर फटाफट दोहराएं तो हमें क्या पता चल गया। इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा जो चैप्टर था, कब, क्यों और कैसे आया। यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आया। अतीत के बारे में हम कैसे लगाते हैं, उनके जो जो हमें अतीत में के लोगों के कपड़े मिले, खाना मिला, क्षेत्र मिला, उनके घर मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले, व्यापार के साक्ष्य मिले, ये सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं। लोग कैसे रहते थे, नर्मदा के तट पर रहते थे। आरंभिक लोग के कुछ कुशल संग्राहक थे। आखेटक मतलब क्या होता है, आखेटक मतलब शिकारी होता है, शिकार करने वाले। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरतर पहाड़ी के क्षेत्र के आरंभ में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष गेहूँ और जौ की फसल उगाते थे। भेड़ बकरी और गाय बैल को इनके पालतू पशु थे। फिर आता है उत्तर पूर्व में गोरा तथा मध्य भारत के विंध्य पर्वत के क्षेत्रों में के कृषि के साक्ष्य मिले। यहाँ पर क्या मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आता है सिंधु घाटी के और सहायक नदी कौन सी होती है, सहायक नदी जो बहुत सारी नदी मिलके एक नदी में को जोड़ती है, वो सहायक नदी होती है। 4700 वर्ष पहले कि जो लोग थे वो कहाँ पले पुले, इस नदी के किनारे पले पुले, गंगा नदी के किनारे। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों, ये तो शुरू हो गया है। यानी कि इतिहास में आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, तो डीपली समझ, यहाँ से इतिहास का चैप्टर शुरू हो चुका है हमें। ठीक है, ये जो चैप्टर थे यानी कि इसमें देश के नाम क्यों बड़ा, इंडस, ये सब चीज़ें पढ़ लिया है। आप दोबारा वीडियो को पॉज करिए, फिर दोबारा पहले से जाइए पढ़िए, तब आपको इतिहास का समझ में आएगा। इतिहास एक बार में समझ में नहीं आता, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी तो भाई आपके जैसे ही कभी ना कभी स्टूडेंट रहा हूँ। अरे मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई धुरंधर नहीं हूँ, या फिर मैं आपकी तरह ही एक नॉर्मल हूँ। मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं मानता, कोई छोटा नहीं मानता, मैं भी छोटा सा, जो मेरे पास भी नॉलेज है वो भी मेरा टीचिंग की नॉलेज है। टीचिंग की नॉलेज कैसे, टीचर का मतलब ये होता है पहले पढ़ो फिर बच्चों को पढ़ाओ। ऐसे ही आप खुद पढ़ो, फिर आप एग्ज़ाम में दो, फिर टीचर बनो और बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे एनसीईआरटी की, और आप अपने दोस्तों को भी कहें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।